हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो-सावर्त का नियम। बायो-सावर्त का नियम क्या है, उसके द्वारा उसको प्रमाणित करेंगे और फिर आगे उसके लिए न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में साइक्लोट्रॉन का उसमें बनावट, उसका परिभाषा, उसकी कार्यविधि और उसके लिए सूत्र भी हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाए और ना ही उसका उपयोग बताए। तो सबसे पहले हम लोग उपयोग और न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद बायो-सावर्त का नियम हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आगे। हम लोग यहाँ पर हम लिख दिए हैं साइक्लोट्रॉन का उपयोग, इसकी सीमाएं क्या है और एक क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो किया जाता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में, यानी कि तरह तरह के बीमारियों के इलाज में होता है। दूसरा जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, यानी किसी नाभिक पर बमबारी किया जाता है तो उसके द्वारा जो अभिक्रिया होता है तो उसमें प्रयोग होता है साइक्लोट्रॉन का। तीसरा जो होता है कैंसर के इलाज में भी साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोग का प्रयोग हो गया। आगे देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। तो सीमाएं ये कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन को गति नहीं दे सकता। इलेक्ट्रॉन को गति क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, और द्रव्यमान बहुत कम होता है इसलिए यह गति उसे प्रदान नहीं कर सकता है। अगला देखिए, तटस्थ यानी कि न्यूट्रल कणों को तेज करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो न्यूट्रल जो कणों को तेज करना है तो उसके लिए भी साइक्लोट्रॉन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी साइक्लोट्रॉन में लगे 2 लीटर, 2 लीटर मतलब ऑस्किलेटर, हम फिगर बनाए थे और आपको बताए भी थे कि 2 लीटर कहाँ होता है। ऐसे देख लीजिए एक बार, 2 लीटर यहाँ से इसको खींचिए तो, और ये डी आकार का था हम लोग का, जिसे डीज कहते हैं, और 2 लीटर जो जोड़ा गया था वो नीचे के तरफ ही था, इसे ही नीचे वाले भाग को ऑस्किलेटर या 2 लीटर कहा जाता है। तो कह रहा है यदि किसी साइक्लोट्रॉन में लगे 2 लीटर की आवृत्ति, मतलब उसकी आवृत्ति स्मॉल एफ का मान दिया है 10 मेगाहर्ट्ज है। मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे ये आगे देखेंगे। तो बताएं एक प्रोटॉन को त्वरित करने हेतु चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। कितने चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी? एक प्रोटॉन को त्वरित करना है। तो त्वरित करने के लिए देख लेते हैं आगे। देखिए हम लोग का आगे जो है, और यह भी बताएं कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा का मान भी, यानी कि ई मैक्सिमम लिखवाए थे, महत्तम गतिज ऊर्जा ई का मान निकालना है। और फिर कह रहा है जबकि प्रोटॉन का वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है, और यहाँ पे एम पी मतलब प्रोटॉन, एम मतलब मास होगा, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। तो इस तरीक़े से हम लोग क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे बायो-सावर्त का नियम, वो भी इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए, इसको देखने से पहले अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और वहाँ पे बेल आइकन दिया होगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए जो वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के बारे में, यहाँ पर उपयोग पढ़ लिए, सीमाएं पढ़ लिए। अब इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो दिया रहता है उसको गिवन में करके लिख दिया जाता है ताकि हमें आसानी हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन हम यहाँ पे दे देते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया है वो क्या दिया है जी, 2 लीटर की आवृत्ति, यानी कि स्मॉल एफ का मान दिया है, वो दिया है आपका 10 मेगाहर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज को बदलिए हर्ट्ज में, यानी कि 10 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये देखिए इतना ही रन देते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या दिया है। तो बताएं कि एक प्रोटॉन को त्वरित करने में कितने चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि बी का मान निकालना है, तो वो आगे देखते हैं। फिर देखिए इसमें क्या दिया, और यह भी बताएं कि गति ऊर्जा का मान क्या होगा जबकि प्रोटॉन का वेग दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड। वेग यानी कि स्मॉल v का मान दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड। फिर देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया है किसका,
तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है तो mp से स्विच कर सकते हैं, और ये दिया है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो आपको जो निकालना है सबसे पहले कह रहा है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी कि B का मान निकालना है। दूसरा जो निकालना है वो आपका निकालना है गतिज ऊर्जा, यानी कि E का मान निकालना है। तो देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं और E का भी मान जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे क्या, देखिए हम जानते हैं कि वी नो डैट यानी कि हम जानते हैं कि F इक्वल होता है QB/2πm। अब यहाँ पे हमें Q का मान चाहिए, क्योंकि Q का मान इसमें दिया नहीं है, F का मान दिया है और B का मान इससे हम लोग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आवेश, चूंकि हमें किसका निकालना है देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए प्रोटॉन को त्वरित किया, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश निकालेंगे तो वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। यहाँ से Q का मान भी पता चल गया, F का मान है, पाई का मान 3.14 और M का मान दिया है 1.67 × 10⁻27 kg। इसको भरकर हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम F का मान सबसे पहले भरते हैं, तो 10 × 10⁻6 इक्वल आवेश 1.6 × 10⁻−19 होता है। B का मान निकालना छोड़ देंगे, 2 × इसका मान भरिए 3.14। M का वैल्यू देखिए, द्रव्यमान कितना है, तो 1.67 × 10⁻−27 है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, या फिर सबसे पहले हम कहते हैं 19 से 19 कट जाएगा, यानी कि ये देखिए 6 और 1 7 होगा, 10⁻7 इक्वल 1.6 × B बट्टा, ये देखिए इसमें गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 होगा, यानी कि 6.28। और ये ऐसे ही रन देते हैं फिलहाल में 1.67। और ये तो देखिए 19 से 19 कटा तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि 10 के पावर बचा यहाँ पे -8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 1.6 × B इक्वल 6.28 × 1.67 × 10⁻−8, और ये भी गुणा करिए 10⁻7, यानी कि अब ये गुणा में है तो भाग में भेज देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ऐसे ही रन देते हैं, 1.67 × 10 के पावर, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा, यानी कि -1। अब आई ये गुणा में है तो भाग में आएगा 1.6। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4876 और इसको नीचे ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.6 × 10 हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म, यानी कि 10.4876 बट्टा 16 हो जाएगा। अब इसको भाग लगाते हैं, तो भाग लगाइए तो आपका कितना होगा देख लीजिए, ये तो कटेगा नहीं तो डेसिमल में आएगा, यानी कि 104 आ गया। 104 आ गया तो भाग लगाइए 6 से जाएगा, 6 से जाएगा, फिर देखिए ये आपका 5 से जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 5 से, और फिर 7 6 बजा, यानी कि 4 से जाएगा। इतना हम लोग का टेस्ला आ गया चुंबकीय क्षेत्र का। अब हमें जो निकालना है चुंबकीय क्षेत्र तो अब हम लोग निकाल चुके। अब हमें जो निकालना है वो आपका निकालना है इसमें E का मान। तो E के लिए फॉर्मूला जो हम लोग का होगा वो देखते हैं। महत्तम गतिज ऊर्जा साइक्लोट्रॉन में लिखवाए थे कि महत्तम गतिज ऊर्जा यानी कि E मैक्सिमम इक्वल होता है Q² B² R² बटा 2m। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें R नहीं दिया है, तो R नहीं दिया है तो अब हमें R का मान चाहिए। तो R का मान लेंगे कहाँ से, तो R के लिए भी एक फार्मूला लिखवाए थे कि R बराबर होता है mv
क्यूबी, ये हम लोग का फार्मूला होता है। आर बराबर साइक्लोट्रॉन में ही लिखवाए थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं पुनः लेकर, तो आर बराबर निकालते हैं एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई हम निकाल लेते हैं क्यू बी। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मान भरते हैं किसका, तो m का मान देख लेते हैं। तो m का मान है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg, और v का मान भरते हैं। तो v का मान जो दिया है वो आपका 100 दिया है, बटा q का आवेश प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है तो उसका आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब, और b का मान अभी निकाले हैं। तो इसका थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, तो सम संख्या यानी कि 0.66 हो जाएगा, 0.66। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या में करके b = 0.66 टेस्ला, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं। तो मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ये गुणा करेंगे तो दशमलव होता है, यानी कि 167 गुणे 10⁻⁻27, और बटा इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो ये 96 और 96 9 हो जाएगा आपका 105, 105 दशमलव देख लेते हैं 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इतना 10⁻⁻19। तो 19 से 19 कटा दीजिए, यानी कि 167 गुणे 10⁻⁻8 हो जाएगा, और बटा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1.056। अब इसमें भी दशमलव खत्म कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। तो देख लीजिए, तो 167 गुणे 10⁻⁻8, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक ऊपर चला जाएगा, और बटा 1056 आ जाएगा। अब करते क्या है, इसको घटा देते हैं, और ये हो जाएगा 167 बटा 1056 गुणे 10⁻⁻5। ये हम लोग का आर का मान निकला। आर का मान निकल गया इतना मीटर। तो नाव लेकर चलते हैं, हमें निकालना क्या है जी, गतिज ऊर्जा। किसका, तो प्रोटॉन का। देख लीजिए इसमें कितना आवश्यक गतिज ऊर्जा होगा वही हमें निकालना होगा। यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हम लोग का जो होता है E बराबर होता है Q² B² R² बाई 2m। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। और फार्मूला हो गया तो अब इसी पे हम लोग मान जो है निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। फिर यहाँ पे आवेश का मान भरेंगे। आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर। फिर B का मान भरते हैं। तो B का मान जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान देख लेते हैं। तो 0.66 है, इसका भी भर देते हैं 0.66, इसका भी स्क्वायर। और R का भी मान भर देते हैं। R का मान देख लीजिए कितना है, इतना निकाला है, यानी कि 167 बटा 1056 गुणे 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। और ये बट्टा हो जाएगा सबका आपका कितना आ जाएगा 2m। m का जो द्रव्यमान है देख लेते हैं 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान देते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.56 इंटू ये 2 बार गुणा करिए, यानी कि 19 दूना 38 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। 72 और 3 75, 75 और 7 43, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.4356। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिएगा। चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 167 गुणे 167 बटा 1056 गुणे 1056 गुणे 10 पर 5 दूना 10 हो जाएगा। और बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 2 1 में 2 1 3 और 10⁻⁻27।
अब इसको जो है आपको आगे हल करना है। तो आगे हल कैसे कीजिएगा, तो देख लीजिए इसमें थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मोबाइल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो जो गुणा करने वाला है उसको एक साथ रख लेते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 2.56 गुणे 0.4356 गुणे, इसको भी गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 167 गुणे 167, और सबका बट्टा देख लेते हैं, इसका बट्टा, यानी कि ये जो बट्टे वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, तो 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 10 पावर -48, और बट्टा नीचे आ जाइए। तो नीचे आ जाएंगे तो 3.34 गुणे 1 मिनट, इसमें मल्टीप्लाई देख लीजिए सही है, 3 4 गुणे 10 पावर, ये आपका हो जाएगा -27, और इसको नीचे भेज दीजिए। तो नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1056 गुणे 1056। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए 27 से 27 ये कट जाएगा, यानी कि 2.56 गुणे 0.4356 गुणे 167 गुणे 167, 27 से 27 कट गया, यानी कि यहाँ पे बढ़ जाएगा 10 पावर -21, और बट्टा 3.34 गुणे 1056 गुणे 1056। जो भी आएगा इसका आंसर वो गतिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वो जूल में आएगा। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसको गुणा कर लीजिएगा, इसको भी गुणा कर लीजिएगा, और इतना में इतना से भाग लगा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो पेज नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 4.4 है, वो आप लोग बना लीजिएगा। सिंपल है, इसी मेथड पे है, बस उसमें किया क्या है कि आवृत्ति उसमें निकालना है। आवृत्ति ई का मान दिया, लेकिन आवृत्ति निकालना है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बायो-सावर्त का नियम। बायो-सावर्त का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बायो-सावर्त का नियम है क्या। तो बायो-सावर्त का नियम जो दिया गया था वो 1820 ईस्वी में दिया गया था। 1820 ईस्वी में बायो और सावर्त मतलब दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर 1820 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम दिया जिसे बायो-सावर्त का नियम कहा जाता है। बायो-सावर्त और इनके साथ एक और थे लाप्लास, उनका नाम नहीं आता है, लेकिन वो भी थे, उनका भी याद था, उनको भी इसमें शामिल किया गया था, उनका अभी नाम नहीं देता है। और तीनों को मिलाकर कहा जाता है बायो-सावर्त लाप्लास नियम, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग कहते हैं बायो-सावर्त नियम, क्योंकि उनका बहुत कम योगदान था, इसीलिए उन्हें अलग कर दिया गया। तो देखिए बायो-सावर्त का नियम यहाँ पर दे दिया गया है 1820 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बायो-सावर्त जो नियम जो दिया गया था वो कब दिया गया था, तो याद रखिएगा हमेशा 1820 ईस्वी में दिया गया था, इसमें हम लिखे नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे बायो-सावर्त का नियम कहता है कि बायो-सावर्त का नियम जो है एक छोटे अल्पांश के लिए, यानी कि लघु अवयव के लिए निकाला जाता है। लघु अवयव के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसी को हमें निकाला जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम को दिया गया था। देखिए यहाँ पर नियम क्या कह रहा है कि बायो-सावर्त का नियम एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी चालक के लघु अवयव या अल्पांश कह सकते हैं, लघु अवयव या अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, निश्चित बिंदु कोई मान लेते हैं यहाँ पर P है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। तो समझ गए यहाँ पे बायो-सावर्त का नियम क्या है, कब दिया गया था 1820 ईस्वी में। किसने तो बायो और सावर्त नामक वैज्ञानिक ने, उनके साथ एक और वैज्ञानिक थे लाप्लास, जो कि उनका नाम नहीं आता है। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों का ज़्यादा योगदान था, इसलिए आया। तो 1820 ईस्वी में बायो और सावर्त नामक वैज्ञानिक ने किसी छोटे अवयव यानी कि अल्पांश के द्वारा किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो-सावर्त का नियम कहा जाता है। तो ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया। कई तरीक़ा से डिफिनीशन इसको दे सकते हैं, हम एक सिंपल तरीका से लिख दिए हैं। और यहाँ पे अब देखिए फिगर आ गया।
तो छोटे अल्पांश यहाँ पे हम देख लेते हैं, लघु अल्पांश यहाँ पे है आपका, ये थीटा कोण के साथ चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर नीचे की तरफ बना रहा है। ये क्रॉस तो आपको पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में, अगर यहाँ पे नीचे बिंदु रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में होता है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन सदिश R मान लेते हैं, विस्थापन का ये स्थिति सदिश है, ये दोनों एक ही होता है, स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश। आगे देखते हैं, इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कब होगा देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है कि I विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है किसी चालक से, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ेंगे बल्कि चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए, किसी बिंदु पर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है, और वहाँ से इसका विस्थापन मतलब सीधी रेखा होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर आप लोगों को बताया जा चुका है। तो दूरी ऐसे देख लीजिए, ऐसे चलेगा, तो दूरी ये जो चले वो दूरी, और ये सीधी लाइन खींच देंगे तो ये हम लोगों का विस्थापन हो गया, यानी कि सीधी लाइन जो है वो विस्थापन हो गया, और वो विस्थापन जो होता है सदिश होता है, लेकिन दूरी सदिश नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, थीटा कोण के सापेक्ष ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है देख लीजिए, माना कि चालक के लघु अवयव या अल्पांश कह सकते हैं dl से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dv वेक्टर उत्पन्न हो रहा है, और इस स्थिति में चालक से होकर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब चुंबकीय क्षेत्र किस स्थिति में उत्पन्न होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तभी उत्पन्न होगा, नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रयोग में पाया गया है कि लघु अवयव के कारण जो होता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है क्रमशः प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि इसमें जो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा ये प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा, प्लस उसके साथ साथ लघु अवयव और विस्थापन, यानी कि ये लघु अवयव हो गया और ये विस्थापन हो गया, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती, तथा एक और लास्ट में इसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्वेश्चन यही होता है बायो सावर्त का नियम। उन्होंने सावर्त देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने नियम कैसे बनाया, तो नियम ये बनाया है कि पहला जो होता है यहाँ पे विद्युत धारा जब किसी चालक से प्रवाहित किया जाता है तो दो क्षेत्र उत्पन्न होगा, दो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो लेंगे नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि बायो सावर्त का नियम जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालने पे ही आधारित है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं। तो देखिए चालक से I विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। दूसरा कंडीशन जो हम लोग का है वो छोटे अल्पांश यानी कि छोटे अवयव या कह सकते हैं लघु अवयव और विस्थापन सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती। कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पहला जो होगा विद्युत धारा के समानुपाती, दूसरा जो होगा हम लोग का वो लघु अवयव और विस्थापन सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट के समानुपाती, और तीसरा जो होगा विस्थापन के घन के व्युत्क्रमानुपाती। ये तीन कंडीशन होगा और इस पे बायो सावर्त का नियम आ जाएगा। तो देखिए यहीं पे यहाँ पर यह कह रहा है कि प्रयोग में पाया गया, यानी कि ये लोग प्रयोग किए थे तो पाए थे लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः प्रवाहित विद्युत धारा लघु अवयव और विस्थापन सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए के समानुपाती, जबकि विस्थापन सदिश के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम लोग कैसे इसका निकालते हैं, अर्थात इसका कहने का मतलब सिंपल है, देख लेते हैं। दैट इज अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ जी कि dB जो होगा पहले समानुपाती होगा किसका? तो विद्युत धारा का। पहला कंडीशन विद्युत धारा का, दूसरा dB समानुपाती होगा लघु अवयव और विस्थापन सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी कि dl वेक्टर, यहाँ पर dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तीसरा जो कंडीशन कह रहा है
वो विस्थापन सदिश के व्युत्क्रमण पर, यानी कि dv वेक्टर क्रॉस 1/, समानुपाती हो जाएगा 1/q। तो देख लिए तीनों समानुपाती में है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं dv वेक्टर समानुपाती i इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर i इंटू हो जाएगा 1/rq। देख लीजिए तीनों को समानुपाती। अब समानुपाती को हटाने के लिए कि कोई कांस्टेंट लिया जाता है, तो देख लेते हैं आगे कैसे लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर तो dv वेक्टर इक्वल हो जाएगा हम लोग का के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए i इंटू डी वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और बाई हो जाएगा r3। अब प्रयोग से पाया गया है, प्रयोग से किसमें जी, तो बायो सावर्त के नियम में पाया गया है, या फिर कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में k का मान जो होता है वो होता है 4π μ0/4π। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयोग से पाया गया है कि k इक्वल जो होता है μ0/4π, μ0/4π k का मान पाया गया है। अब k का मान इसका और भी मान होता है, यानी कि 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। μ0/4π का मान भी पाया गया है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये देखिए k का मान 2 को हो गया। एक हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़े थे कि k का मान जो होगा इलेक्ट्रिसिटी में वो होगा 1/4πε0, यानी कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी में k का मान पढ़े थे, लेकिन जैसे ही बायो सावर्त का नियम आएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो k का मान इतना भरेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हमें बल निकालना होगा तो k का मान इतना भरेंगे। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्या, यहाँ पे एक और कंडीशन पाया गया है कि μ0 का मान कितना होता है। तो μ0 का मान यहाँ से निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर भी पाया गया है, या फिर इसी को कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, देखिए μ0 का मान यहाँ पर निकाल दिए। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, तो लेकर चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या होगा जी, तो dv वेक्टर इक्वल k इंटू आई इंटू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r3। अब वेक्टर खत्म करते हैं तो dv इक्वल हो जाएगा k का वैल्यू भर दीजिए। तो k का वैल्यू भरते हैं तो ये हो जाएगा μ0/4π आई इंटू आई, और ये देख लीजिए क्रॉस है तो साइन थीटा लेते हैं, dl × r इंटू साइन थीटा बाई r3। तो एक आर से एक आर कट गया, यानी कि dv इक्वल हमारा फार्मूला जो हो गया वो हो गया μ0/4π इंटू आई dl साइन थीटा बाई r²। इस तरीका से हम लोग का ये एक फार्मूला सेट हो गया। तो बायो सावर्त के नियम में अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं, या फिर अगर इसको सदिश रूप में लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म तो dv वेक्टर इक्वल हो जाएगा μ0/4π इंटू आई। इसको ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा dl वेक्टर क्रॉस r कैप लेते हैं। r कैप जो होगा इकाई सदिश होगा। इकाई सदिश मतलब एक मान होगा r वेक्टर का, क्रॉस है तो उसमें साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे r²।
तो इस तरीका से हम लोग जो निकाल चुके हैं वो बायो सावर्त के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान देते हैं कि म्यू नॉट है क्या। तो म्यू नॉट जो है चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन नॉट बताए थे परावैद्युता है। तो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए या स्थापित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। कोई पूछेगा म्यू नॉट क्या है तो कहिएगा चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है तो परावैद्युता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में परावैद्युता पढ़ना है, और म्यू नॉट जो है चुंबकशीलता यानी कि पढ़ना है वो चुंबक में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि म्यू नॉट इक्वल, देख लीजिए अभी फार्मूला यहाँ पर कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर है। और पुनः आप ये भी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, के का मान हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में के का मान पढ़े थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान होता है 9 × 10⁹। इसी के द्वारा हम क्या किए, इसके द्वारा हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान हम निकालते हैं कैसे, तो दोनों को पलट देते हैं। तो पलटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 × 10⁻9 नीचे आएगा। देख लीजिए ये हम लोग का हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं तो ये गुणा में है तो भाग में आएगा, यानी कि 4 पाई इंटू 9 × 10⁹। दोनों में हमें चूंकि संबंध स्थापित करना है, संबंध बताना है कि होता क्या है, तो हम दोनों को गुणा कर देते हैं। नाउ निकाल लेते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट का मान भर दिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। तो देख लीजिए 4 पाई से 4 पाई कट गया हम लोग का। अब क्या निकालेंगे, तो यहाँ से ये माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/9 × 10⁹ और ये माइनस वाला आया तो नीचे आता है तो प्लस, और माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। देखिए 9 और 7 हो जाएगा 16, यानी कि 9 × 10 के पावर जोड़ दीजिए 9 + 7 यानी कि 9 × 10 के पावर 16 हो गया। अब करेंगे क्या, इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर। अब बताइए प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में वो होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए 8 मीटर प्रति 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यहाँ से हम लोग मान निकाल चुके हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/c²। तो ये देखिए 2 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, दोनों में हम लोग का एक और फॉर्मूला सिद्ध हो चुका। 2 नंबर में आएगा तो ऐसे बना देंगे, 1 नंबर में आएगा तो इसका डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला बता सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इसको पलटिए तो ये भी पलट जाएगा, या में करके हम नीचे लिख देते हैं। देख लीजिए इसको पलटिए तो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल c²। स्क्वायर इधर से खत्म करेंगे तो इधर रूट, यानी कि c इक्वल आपका हो जाएगा 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए बायो सावर्त का नियम है क्या, कब दिया गया था। फिर यहाँ पर देख लिए उनका फिगर, उसके द्वारा हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लिए। व्यंजक यहाँ से निकल चुका, किसी बिंदु निश्चित बिंदु पर निकाले हैं।
और फिर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है तो चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन नॉट आपका परावैधता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें संबंध भी स्थापित कर चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे इसका बायो सावर्त का नियम एप्लीकेशन भी है, अनुप्रयोग भी इन्होंने किया था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।